हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 2 जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ डेटा परसिस्टेंस इन डीबीएमएस। सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हाट इज़ डेटा, और जिससे हमने ये समझा था कि डेटा का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की जानकारी को हम डेटा कह सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी जो भी हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसका बेसिक मकसद होता है किसी न किसी प्रकार की डेटा को मैनेज करना। डेटा को मैनेज करने का मतलब डेटा को स्टोर करना भी हो सकता है, डेटा में कुछ कैलकुलेशन करना, प्रोसेसिंग करना भी हो सकता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना भी हो सकता है। डेटा परसिस्टेंस का मतलब क्या है? डेटा परसिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा। डेटा कितने समय तक अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्राम में हम डेटा को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है तो 2 नंबर्स डेटा है। अब मुझे इस डेटा की ज़रूरत कितने समय तक है, वो समय कहलाएगा डेटा इतनी देर तक अवेलेबल है। और डेटा की अवेलेबिलिटी नीड पे डिपेंड करती है, यानी जब तक हमारा काम ओवर नहीं हो जा रहा है तब तक हम उस डेटा को कहीं पर स्टोर करके रखना चाहेंगे। तो हम डेटा परसिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि डेटा का एग्जिस्टेंस यानी उसकी अवेलेबिलिटी कितने समय तक होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो हमें बात करनी पड़ेगी लाइफ ऑफ द डेटा की। इसको समझने के लिए हम डायग्राम से बातों को समझते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं सबसे पहले वो रैम में आता है। तो मान लीजिए हमारे प्रोग्राम का रन होने के लिए जिस रैम की ज़रूरत है डायग्राम में मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। सो दिस इज़ रैम। और वैसे प्रोग्राम क्या है, एक फ़ाइल है, EXE फाइल है, और ये फाइल कहाँ रखी रहती है? ये फाइल रखी रहती है हार्ड डिस्क में। सो दिस इज़ हार्ड ड्राइव। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम रखा हुआ है और जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करना चाहता हूँ ये सबसे पहले रैम में आता है। इसको हम बोलते हैं लोडिंग। रैम में हमारे प्रोग्राम को एक निश्चित अमाउंट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। हमारे प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है उसी मेमोरी के अंदर हमें अपने डेटा को रखना होता है जिस डेटा को हम प्रोसेस करना चाहते हैं। तो यदि मैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो उन 2 नंबर्स को जब तक मैं ऐड नहीं कर लेता हूँ तब तक रखने के लिए इसी मेमोरी के अंदर मुझे छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए जिसमें कि मैं डेटा को रख सकूँ। इन छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स को, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर होंगे, तो इन मेमोरी ब्लॉक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो आपको याद होगा किसी भी प्रोग्राम में आप जब कुछ डेटा को हैंडल करना चाहते हैं तो अक्सर आप वेरिएबल्स बनाते हैं। कई बार आप अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लीजिए कि मुझे 3 और 4 को ऐड करना है, तो मैंने लिखा एक वेरिएबल C असाइन 3 + 4। अगर आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से लाइन लिखते हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि यह हमेशा 3 4 ही सम करेगा, यानी इस प्रोग्राम में हमेशा 7 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर 3 4 लिखा हुआ है। अगर मुझे 3 और 4 को ऐड करना है तो इस डेटा की ज़रूरत तब तक है जब तक मैं उसे ऐड ना कर लूँ। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में सीधे सीधे कांस्टेंट लिखा है, तो जब तक ये एक्सप्रेशन चल नहीं जा रहा तब तक ये डेटा रैम में रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र से नंबर एंटर कराऊँ और उन 2 नंबर्स को ऐड करा के रिज़ल्ट प्रिंट कराऊँ, तो इस प्रक्रिया में पहले मुझे यूज़र से नंबर एंटर कराना होगा। ये अलग स्टेप है, एक अलग एक्शन है, जिसके बाद मैं दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा और तब जाके कहीं मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में आपको एक समय तक डेटा को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, यानी यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया है, अब नंबर कहीं स्टोर रहना चाहिए क्योंकि अभी मैंने ऐड नहीं किया है। तो नंबर कहाँ स्टोर हो सकता है? तो नंबर स्टोर हो सकता है वेरिएबल में। ध्यान रहे कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं? रैम में। पर रैम में कहाँ बन रहे हैं? जहाँ हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल रही है।
यानी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में एक निश्चित अमाउंट की मेमोरी मिलती है, उसी मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल्स बनते हैं। सोचिए क्या होगा जब हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा वैसे ही ये प्रोग्राम की मेमोरी जो है रिलीज़ हो जाएगी। इसी के साथ वो वेरिएबल्स जो इस मेमोरी में बने थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो डेटा इनके अंदर रखा हुआ था वो भी वैनिश आउट हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि मुझे इस डेटा की ज़रूरत इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी है तो डेटा तो मेरा लॉस हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मुझे मिल जाए तो इस डेटा को मुझे कहीं और रखना चाहिए था, ऐसी जगह जहाँ पे ये डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और वो जगह हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी। यानी डेटा को अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो मैं रैम के अंदर नहीं रखूँगा, वेरिएबल्स के अंदर नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा हार्ड डिस्क में। और हम जानते हैं कि जब भी हार्ड डिस्क में कोई डेटा रखा जाता है तो वो फाइल के रूप में ही रखा जाता है। यानी हार्ड डिस्क में बनेगी कोई फाइल और इस डेटा को मुझे इस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो डेटा कितने समय तक आपको चाहिए कि अवेलेबल रहे? थोड़े से समय तो आप उसे एक एक्सप्रेशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3+4, या फिर वेरिएबल्स में जिसकी लाइफ इस एक्सप्रेशन से तो ज़्यादा है। अब वेरिएबल्स भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिक बात करेंगे तो कई प्रकार के होते हैं। लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो वहाँ पे भी उस वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ के करस्पॉन्डिंग वैरी करेगी। लेकिन एक बात तो तय है, जो लाइफ होती है वेरिएबल की, लाइफ ऑफ वेरिएबल, ये हमेशा कैसी होती है? कम होती है या बराबर होती है किसके? लाइफ ऑफ प्रोग्राम। मेरी बात समझ में आई? भाई प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो सारे वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। तो वेरिएबल की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो जो डेटा वेरिएबल्स में स्टोर होगा वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा तब तक रह सकता है जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो। एक बार प्रोग्राम एंड हो गया तो वेरिएबल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। तो अब अगर मुझे डेटा स्टोर करना है, मुझे डेटा की अवेलेबिलिटी चाहिए बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं सेकेंडरी स्टोरेज में इसको स्टोर करूँगा। जिस तरीके से जब मुझे डेटा प्रोग्राम की लाइफ से बियॉन्ड चाहिए तो मैं डेटा को हार्ड डिस्क या किसी सेकेंडरी मेमोरी में रखूँगा, और जब सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को रखूँगा तो फाइल के रूप में रखूँगा। तो डेटा फाइल के अंदर अगर स्टोर रहेगा तो ज़्यादा समय तक के लिए स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स में डेटा था तो उस डेटा की अवेलेबिलिटी केवल प्रोग्राम की लाइफ के अंदर ही है। अगर आपने इस डेटा को, प्रोग्राम चल रहा है और अभी ये डेटा वेरिएबल में रखा है, इस वेरिएबल के डेटा को कहाँ पहुँचा दिया? फाइल के अंदर। सोचिए तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर प्रोग्राम एंड भी हो जाए तो भी ये डेटा कहाँ प्रिजर्व हो चुका है? हार्ड डिस्क में, फाइल के अंदर। अब जब ये प्रोग्राम एंड हो गया तो भी ये फाइल तो एग्जिस्ट कर रही है हार्ड डिस्क में। कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और ये फाइल का डेटा रिट्रीव कर लेंगे। अच्छा, अब एक और बात मेरी समझिए। अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ यूज़र से एंटर कराता हूँ और लेट्स से यूज़र ने क्या परचेजिंग करी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करके देखिए एक और एग्जांपल से मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमें डेटा को मैनेज करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यूज़र से डेटा लेते हैं, डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ कैलकुलेशन होता है और रिज़ल्ट आ जाता है। मान लीजिए कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है, मार्क्स को हैंडल करना है, और मुझे शायद मार्क्स इसलिए स्टोर कर रहा हूँ कि मुझे उनका एवरेज निकालना है। तो मैं यूज़र से कुछ मार्क्स एंटर करवाऊँगा, उसका एवरेज कैलकुलेट करूँगा और प्रिंट करा दूँगा।
अब समझने वाली बात यह है कि जब यूज़र से आप वैल्यू एंटर कराएंगे, देखिए ये आपके प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है इसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स हैं, और यूज़र जो डेटा एंटर करेगा वो कहाँ से करेगा, लेट से कीबोर्ड से करेगा। ठीक है, अब कीबोर्ड से डेटा एंटर करेगा, मान लीजिए कि मुझे 100 वैल्यूज़ एंटर करनी है। ठीक है, तो 100 वेरिएबल्स होंगे और ये 100 वैल्यूज़ कीबोर्ड से यूज़र एंटर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 100 वैल्यूज़ एंटर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम इस डेटा को यूज़ करके एवरेज निकालेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो मॉनिटर पे हमें क्या दिखने लगा, 100 नंबर्स का एवरेज। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे बाद में इन नंबर्स का एवरेज ना निकालते हुए मुझे कोई और काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, या सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, या सबसे कम मार्क्स कितने हैं, या फिर सबसे ज़्यादा फर्स्ट 3 मार्क्स कौन से हैं, तो मुझे कोई दूसरा ऑपरेशन भी सेम डेटा पे अप्लाई करना पड़ सकता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये प्रोग्राम जब पहली बार चला तो मैंने बंद कर दिया होगा, 100 नंबर्स का एंटर किए थे, एवरेज निकला था, डिस्प्ले हुआ था, प्रोग्राम बंद कर दिया था तो ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब मुझे दोबारा क्या करना है कि उन्हीं मार्क्स में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से 100 वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेटा तो वैनिश आउट हो चुका है। डेफिनेटली मैं इसके लिए प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करूँगा और प्रोग्राम में फिर से मुझे 100 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, फिर उनके ऊपर कैलकुलेशन होकर मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाएगी और फिर वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम एंड हो गया तो ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई, ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब डेटा कहीं नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कैलकुलेशन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे लोएस्ट मार्क्स कितने आए हैं ये पता लगाना है। अगेन मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा जिसका काम होगा लोएस्ट मार्क्स निकालना, लेकिन वो मार्क्स मुझे फिर से करने पड़ेंगे एंटर। अब ये बार बार जो मुझे एंटर करना पड़ रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। कितना सिंपल होगा कि यदि मैं डेटा को परमानेंटली कहीं स्टोर कर लेता तो मुझे बार बार एंटर नहीं करना पड़ता। यानी पहली बार जब 100 नंबर एंटर किए थे तो उन 100 नंबर्स को हम कहाँ पहुँचा देते, हार्ड डिस्क में किसी फाइल के अंदर। फ़ायदा ये होता कि उस पर कैलकुलेशन करके रिजल्ट जब हमने डिस्प्ले करा दिया, प्रोग्राम एंड हो गया, तो प्रोग्राम की मेमोरी भले ही रिलीज़ हो गई हो, लेकिन वो डेटा जो 100 नंबर यूज़र ने एंटर करे थे वो 100 नंबर्स कहाँ हैं, फाइल के अंदर हार्ड डिस्क में। अब अगली बार जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी भी पर्पस से स्टार्ट कर रहे हो, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस पर्पस से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 100 नंबर दोबारा एंटर नहीं कराने पड़ेंगे, बल्कि वो 100 नंबर ऑलरेडी फाइल में रखे हुए हैं। आप फाइल से उस कंटेंट को अपने वेरिएबल्स में रीड कर लेंगे। अपने वेरिएबल्स में जब आप रीड कर लेंगे तो वो सारा का सारा डेटा आपके वेरिएबल्स में आ गया। आपकी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो डेटा जो आपके वेरिएबल्स में है वो एक फाइल से उठकर आपके वेरिएबल में आया है या फिर कीबोर्ड से आया है। अल्टीमेटली डेटा आपके वेरिएबल में आ चुका है। अब आप कैलकुलेशन करके जो आपका डिज़ायर्ड ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बार बार वैल्यूज़ एंटर नहीं करनी पड़ेंगी, डेटा को हम स्टोर कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ 100 नंबर्स की बात करी, डेटा बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकता है। जैसे ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन, आप सोचिए रेलवे रिजर्वेशन में आप कितनी सारी ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती होगी, और आपको जब चाहे वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि 2 स्टेशंस के बीच में कौन कौन से ट्रेन्स अवेलेबल हैं, उनके फेयर क्या हैं, उनके सीट की अवेलेबिलिटी की क्या स्टेटस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती होगी, तभी जाके आपको इजीली कभी भी एक्सेसिबल रहती है। तो हर प्रोग्राम में हम डेटा को तो प्रोसेस करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पे डेटा को हम परमानेंटली भी स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज डेटा परसिस्टेंस। क्या मतलब हुआ डेटा परसिस्टेंस का? एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो वी नीड टू एनालाइज दैट फॉर हाउ लॉन्ग वी वांट डेटा टू परसिस्ट इन द मेमोरी। हमें ये बात को समझना पड़ेगा किसी प्रोग्राम को बनाते वक्त कि जिस डेटा को हम हैंडल करना चाह रहे हैं वो डेटा हमें कब तक अवेलेबल चाहिए। अगर हमें प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी वो चाहिए तो फिर हमें उसे फाइल के अंदर स्टोर करना होगा, हार्ड डिस्क में या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में।
डेटा परसिस्टेंस का मतलब हो गया लाइफ ऑफ द डेटा। अगर हमें लगता है कि लाइफ कम है डेटा की तो हम वेरिएबल्स में भी डेटा रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा डेटा को परसिस्ट कराना है तो फिर हमें फाइल हैंडलिंग करनी पड़ती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि इस साइट पे आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे, जैसे C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर। ये आप सारे चैनल्स मेरे इस वेबसाइट पे इनके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप ये सारे सब्जेक्ट सीख पाएँ। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत दिक्कत जाती है, और प्रोग्रामिंग कई बार तो हम इतने हताश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि प्रोग्रामिंग तो हमारे बस की बात नहीं है, तो आपको एक प्रोग्रामिंग पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और ये गाइडेंस भी आपको इस साइट पे मिलता है। इस साइट पे आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं, और हर एक प्रोग्राम जो मैं एक्सरसाइज में आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ वो सारे प्रोग्राम्स के भी वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। डीबीएमएस सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस इन डीबीएमएस। देखिए, डेटाबेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आपने इससे पिछले वीडियोस अगर देखे हैं तो डेटा परसिस्टेंस का वीडियो देखा होगा, आपने इससे पहले डेटा का भी वीडियो देखा होगा, तो आपको मालूम है डेटा क्या होता है और डेटा के परसिस्टेंस का क्या मतलब होता है। हम डेटा को अगर अवेलेबल देखना चाहते हैं, हमें डेटा की ज़रूरत तब भी है जब प्रोग्राम हमारा एंड हो चुका है। तो हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहेंगे हार्ड डिस्क जैसे किसी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें डेटा की ज़रूरत प्रोग्राम एंड होने के बाद भी पड़ सकती है। यानी मैं प्रोग्राम को एंड कर दूंगा तो प्रोग्राम को जो रैम में मेमोरी मिली हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स बने हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो डेटा उन वेरिएबल्स में रखा होगा वो सब कुछ वैनिश आउट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि डेटा वैनिश आउट हो, हम चाहते हैं डेटा अवेलेबल रहे, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। तो हम सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, जिसमें हम डेटा को रख देंगे। जब कभी दोबारा उस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो हम उस डेटा को वापस से रिट्रीव कर पाएंगे जो कि हमने परमानेंटली स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से डेटा लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा जब भी हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं तो हम उसे फाइल के अंदर रखते हैं। ये फाइल्स क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत वो हार्ड डिस्क में रखे बहुत सारे डेटा को सेपरेट कर पाता है। यानी लॉजिकली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा रखा है, सॉन्ग्स रखे हुए हैं, कई सारे सॉन्ग्स रखे हैं, कई सारे फोटोग्राफ्स रखे हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और हर एक डेटा दूसरे डेटा से सेपरेट हो सके इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया फाइल का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र में हर फाइल एक अलग डेटा कंटेन कर रही। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? A software application most of the times required to store relevant information in the secondary storage. जब हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं होटल मैनेजमेंट की। आप किसी होटल में जाते हैं रूम बुक कराने के लिए, तो वो अपने कंप्यूटर में चेक करके बताते हैं कि रूम कितने अवेलेबल हैं और उनमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनके क्या चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो स्टोर रहती होंगी। इसका मतलब हम जो होटल मैनेजमेंट नाम की एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को ज़रूरत है डेटा की। वो डेटा कहीं पर परमानेंटली स्टोर होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेस कर सके, और जिसके तहत पता चल सके कि कौन सा रूम अवेलेबल है। तो डेटा एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। यानी होटल मैनेजमेंट के लिए जिस डेटा की ज़रूरत है वो अलग है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जिस डेटा को हैंडल करना है वो अलग है, जबकि रेलवे रिजर्वेशन में जिस डेटा को एक्सेस करना है वो अलग है। तो हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अपना अपना डेटा सेट होता है जिसको वो एक्सेस करना चाहते हैं, और ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ फाइल से ही स्टोर होगा। सो डेटाबेस क्या है? देखिए, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
A database is a place where all your application related data is stored. Database, डेटा का बेस मतलब जहाँ डेटा स्टोर होगा, तो कहीं तो होगा। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये हार्ड डिस्क, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा हम स्टोर करें। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें लगेंगी कुछ फाइल्स। ज़रूरी नहीं कि एक फाइल, कई सारी फाइल्स। ये कई सारी फाइल्स मिलकर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा का रिपोजिटरी है। मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सब कुछ इन फाइल्स के अंदर स्टोर है। सिमिलरली हो सकता है होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम में हमें रूम्स की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, रूम्स में जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। इस तरह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी और ये सारी इंफॉर्मेशन भी कई सारी फाइल्स में स्टोर होगी ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो ये सारी फाइल्स मिलकर आपके होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर का डेटा स्टोर कर रही। तो ये क्या है? ये एक डेटाबेस है। ये क्या है? ये दूसरा डेटाबेस है। सो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर ऑल योर एप्लीकेशन डेटा। तो हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में वो जगह जहाँ पर हम ये फाइल्स रख रहे हैं, मतलब वो जगह जहाँ पर हम डेटा रख रहे हैं, क्योंकि डेटा फाइल में ही होगा। तो ये जो प्लेस है दिस इज कॉल्ड डेटाबेस, राइट। So one application data can be stored in a bunch of files. बिल्कुल सही बात है। एक एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा है, उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा फाइल्स की ज़रूरत हो। वी कैन से डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो फिर तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ रहा हो, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि डेटाबेस का मतलब आपको क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि कई लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन वीडियो के ठीक नीचे दी हुई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक भी आपको पता चलें जिसमें मैं C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करिए www.mysearchy.com। इस वेबसाइट पे आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आता है कंप्यूटर में, लेकिन प्रोग्रामिंग हमको नहीं बनती है, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज इस साइट पे मिलेगी आपको। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में आपको करने के लिए कहे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, यानी वीडियो लेक्चर के रूप में उन सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करिएगा। यदि आपको इन वीडियोज़ में कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, या फिर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, DBMS सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर, व्हाट इज़ DBMS। यानी बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि DBMS होता क्या है। तो उससे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग। इससे पिछले 3 वीडियोस में आप समझ चुके हैं डेटा क्या है, डेटा के परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज़ डेटाबेस। तो अगर नहीं देखे हो तो पहले उन 3 वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। हम जानते हैं कि डेटा को जब भी हमें परमानेंटली स्टोर करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे कि हार्ड डिस्क में, तो हमें फाइल्स के रूप में डेटा को स्टोर करना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग का कोड भी लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको वो 3 पार्ट्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं।
हम अपने प्रोग्राम में जो कुछ भी कोडिंग कर रहे हैं उसमें से एक पोर्शन होता है जो यूज़र इंटरफेस तय करता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब है यूज़र से इंटरेक्ट करने वाले स्क्रीन्स को तैयार करना, जिसको यूज़र देखेगा, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, जिससे यूज़र अपनी कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेगा या कुछ आउटपुट देखना चाहेगा। तो वो सब कैसे होगा उसके लिए कोडिंग हमने की होगी। अब ये कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, फिर आप चाहे सी की बात करें, C++ की बात करें या जावा की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें। आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन में एक हिस्सा आपका कोडिंग का होता ही है जो यूज़र से इंटरेक्शन करने के लिए बना होता है। तो मान लीजिए कि मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ कौन कर रहा है? जो लाइब्रेरियन है वो यूज़ कर रहा है, जो काउंटर पर बैठे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले को जो स्क्रीन दिखेगी, जो वो काम कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, वो सब कोडिंग हमने यूज़र इंटरफेस के द्वारा बनाया होगा। यानी हमने अपनी एप्लीकेशन में कुछ स्क्रीन्स बनाई होंगी जिसमें जो यूज़र को दिखेगी, जिसमें लिखा होगा कि वो क्या क्या काम कर सकता है, कहाँ पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, वो सब कुछ कोडिंग हमने करी होगी। यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करी है उसके आधार पे जो भी इनपुट यूज़र ने किया है, जो भी सिलेक्शन उसने किया है, जो ऑपरेशन वो करना चाहता है, तो डेटा की प्रोसेसिंग का कोड भी हमने लिखा होगा। जैसे फाइन कैलकुलेट करना है ना, कोई बुक लेट रिफंड कर रहा है लाइब्रेरी में, तो उसका फाइन कैलकुलेट करना है, तो वो कोडिंग कहाँ होगी? तो वो कोडिंग हमारे प्रोसेसिंग वाले पार्ट में होगी। यानी कि हमारी एप्लीकेशन का एक अहम हिस्सा होता है जहाँ पे हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो हमने लॉजिकली अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर लिया कि यूज़र से इंटरेक्ट करने वाले कोड अलग और डेटा को प्रोसेस करने वाला कोड अलग। ऐसे ही हम इमेजिन करें कि हमारे प्रोग्राम में ऐसा भी कोड होना चाहिए जो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि डेटा परसिस्टेंस, यानी हम चाहते हैं कि डेटा की अवेलेबिलिटी प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी रहे। अगर एक बार प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली होती है उसी के अंदर वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है। अब जब वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जो डेटा यूज़र ने एंटर किया है वो भी वैनिश आउट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो डेटा वैनिश आउट हो, तो हम उस डेटा को परमानेंटली हार्ड डिस्क में रखना प्रेफर करेंगे। हार्ड डिस्क में जब रखेंगे तो फाइल्स के रूप में रखेंगे। अब ये हार्ड डिस्क में फाइल के अंदर ये डेटा जाएगा कैसे? तो इसके लिए जो कोड हमने लिखा होगा दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। न केवल इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि हमें फाइल में सिर्फ डेटा को रखना है, हमें फाइल से डेटा को निकालना भी है, हमें फाइल में डेटा को सर्च भी करना है। कई बार हमें नई फाइल बनानी है, पुरानी फाइल को डिलीट करनी है, कोई डेटा को अपडेट करना है। बहुत सारे काम हो सकते हैं जो इस फाइल पे अप्लाई होंगे। अच्छा, ये फाइल्स जो हैं इनका कलेक्शन यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है डेटाबेस। सो डेटाबेस को मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए मैंने जो कोड लिखा है दैट पोर्शन इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। तो ये हमारे एप्लीकेशन में बाकी के लॉजिक से थोड़ा अलग हो जाता है। यानी बाकी सब यूज़र से इंटरेक्शन और डेटा की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो कोड है सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हम फाइल्स को मैनेज करना चाहते हैं। यानी हम उस गोदाम को मैनेज करना चाहते हैं जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा का सारा डेटा रखा हुआ है या रख रहे हैं। तो उसमें रखना, निकालना, बहुत सारे काम करना, ये सारे काम करने की जवाबदारी इस कोड पर होती है। तो अब DBMS क्या है? DBMS इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है दैट इनेबल्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस भी बना रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग के कोड भी लिख रहे हैं और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम भी लिख रहे हैं। ये जो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं इस डेटाबेस को एक्सेस या हैंडल करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं ये खास तरीके के प्रोग्राम्स होंगे।
बहुत ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाए जाएंगे, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में डेटाबेस उसकी बैकबोन होती है। अगर डेटाबेस में गड़बड़ हो गई तो आपकी एप्लीकेशन बेकार हो जाएगी। एक अच्छा यूज़र इंटरफेस क्या कर लेगा अगर डेटा ही हमारे पास करप्ट हो जाए। तो हमारा फाइल हैंडलिंग पे खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटाबेस को प्रॉपरली मेंटेन करे, जिससे कि डेटा सिक्योर रहे, करप्ट ना हो, डेटा रिडंडेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो। डेटा से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हमें चाहिए वो सब इश्यूज कौन हैंडल करेगा? ये फाइल हैंडलिंग वाला। तो जो प्रोग्रामर ये फाइल हैंडलिंग का टास्क कर रहा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होगा, बहुत ही हैवी टास्क होगा। यानी हो सकता है हमारी पूरी एप्लीकेशन में जितनी कोडिंग हो रही है उससे ज़्यादा कोडिंग हमें फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स में करनी पड़े, और हमें इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का, कि जिसमें फाइल हैंडलिंग का टास्क हमें किसी एक्सपर्ट के द्वारा कराना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट फेल ना हो। तो ये प्रोग्राम्स जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं, यही प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में ये वाला जो पोर्शन है यही तो है डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। आप इसको अपने आप में एक सब सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अगर ये पूरी एक एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है तो ये उसका एक पार्ट है जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है। द DBMS इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस। अच्छा, एक बात समझिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सब सॉफ्टवेयर जिससे कि हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है। यस, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओरेकल नाम सुना होगा आपने, या एग्जाम्पल के लिए DB2, या एग्जाम्पल के लिए MySQL। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एग्जाम्पल इस सब सॉफ्टवेयर के। क्या होगा फ़ायदा? मेरे को अपने प्रोग्राम में ये बनाने नहीं पड़ेंगे, मुझे फाइल हैंडलिंग का कोड करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। मैं इनमें से कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना काम चला सकता हूँ। इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। द DBMS इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इस बात से मतलब नहीं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। आपकी एप्लीकेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है कि रेलवे रिजर्वेशन है, या कोई भी एप्लीकेशन हो, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ये सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। आप चाहे होटल मैनेजमेंट यूज़ करें, चाहे लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूज़ करें, आप इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े जनरलाइज सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो द DBMS इज अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing databases। देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स बोले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका मेनली काम क्या है। आप देखिए, मैं जब इस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं अपनी एप्लीकेशन से थोड़ा अलग बना रहा हूँ। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस एप्लीकेशन में आपने क्या किया? आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़र इंटरफेस बनाया, डेटा प्रोसेसिंग का कोड लिखा, लेकिन ये DBMS वाला जो पोर्शन है ये आपने नहीं बनाया। अगर आप बनाएंगे तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर मुझे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बुक्स की इंफॉर्मेशन फाइल में रखनी है तो मैंने कोड लिखा होगा जिसके ज़रिए फाइल में बुक का डेटा स्टोर होगा। ऐसे ही मैंने डिलीट करने के लिए भी कोड लिखा होगा। अब मान लीजिए मुझे एक बुक डिलीट करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में रखी है मैं सिंपली क्या करूँगा, डिलीट वाला जो कोड मैंने लिखा होगा उसको चला दूंगा। अच्छा, लेकिन मान लीजिए वो बुक अभी किसी को इशूड थी। अच्छा, बुक इशू थी, ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरी फाइल में रखी हुई है कि ये बुक फलाने फलाने व्यक्ति को इशूड है। अब आपने वो बुक अगर डिलीट कर दी, यानी वो इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल से रिमूव कर दी, तो कल को जब वो
बंदा बुक लेकर आएगा रिटर्न करने, तो आप तो कहेंगे ये बुक हमारी लाइब्रेरी की नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब ये डिलीट ऑपरेशन यहाँ पर डेटा को करप्ट कर रहा है। तो यदि फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बनाने वाला इतना माहिर नहीं होगा कि वो इन इश्यूज़ को समझ पाए, तो वो फाइल हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे दूसरे कई इश्यूज़ हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ एक डिस्कस किया है। तो डेटा करप्ट ना हो इसके लिए या तो वो प्रोग्रामर जो फाइल हैंडलिंग का काम कर रहा है आपके प्रोजेक्ट में वो बहुत ही तगड़ा हो, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हो, बहुत अच्छी समझ हो, और ऐसे में उसकी सैलरी भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो टाइम भी बहुत लेगा, और उसके बाद भी आपका प्रोग्राम रिस्क जोन में रहेगा। अगर उसने थोड़ी भी गड़बड़ करी होगी तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो इतनी बड़ी रिस्क कोई क्यों लेगा? बेटर क्या है, आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें, जैसे अभी मैंने बताया ओरेकल, माइस्क्यूएल जैसे। तो कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर लें। अब वो आपकी एप्लीकेशन नहीं है, वो तो एक अलग सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक अलग सॉफ्टवेयर है, हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो अलग है। ओरेकल जैसा सॉफ्टवेयर अलग है, माइस्क्यूएल जैसा सॉफ्टवेयर अलग है। तो मान लीजिए ये ओरेकल सॉफ्टवेयर है, तो ज़रूरत ये है कि ये ओरेकल सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ऐड हो जाए और पूरा कंप्लीट एक सिंगल सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करे, सिंगल एप्लीकेशन की तरह। यस, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में यही कला है कि वो आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाएगी और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का ही हिस्सा बन के रहेंगी। अब आप अपने डेटा प्रोसेसिंग में आप जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना लिखिए कि आप ओरेकल तक अपनी बात पहुंचा सकें। अब समझ लीजिए कि इस डेटाबेस को पहले आप खुद मैनेज कर रहे थे, इस गोदाम को आप खुद मैनेज कर रहे थे। अब इसको मैनेज करने के लिए आपने किसी को रख लिया, तो जिसको रख लिया है ओरेकल मान लीजिए, आपको उससे कहना तो पड़ेगा ना कि ये डेटा डेटाबेस में रख दो। हाँ, रखने का काम ओरेकल कर देगा, लेकिन क्या रखना है ये तो आपको ही बताना है। तो आप ओरेकल सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेंगे। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो इसके लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप इन सॉफ्टवेयर्स को, इन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स को बता सकते हो कि उन्हें क्या करना है। जो डेफिनेशन अभी हमने देखी, उस डेफिनेशन में हमने एक वर्ड देखा था, डिफाइनिंग। तो कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी देता है कि वो डेटाबेस को डिफाइन कर सके, यानी एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूज़र, हम उस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसमें वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होने वाला है। तो ऐसी फैसिलिटी देना ज़रूरी है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को, जिसमें हम उस स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें डेटा स्टोर होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस डेटा टाइप्स की, जो जिस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है, वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट वैल्यू है, किस तरह की वैल्यू है। कंस्ट्रक्टिंग डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि हम जो डेटा है वो डेटाबेस में रखेंगे जिससे कि डेटाबेस हमारा कंस्ट्रक्ट होगा। मैनिपुलेटिंग का मतलब हमें डेटा को कई बार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। शेयरिंग डेटा मतलब हम इस डेटा को मल्टीपल यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। ये डीबीएमएस का मतलब क्या होता है इसको समझाने की एक कोशिश है। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। ये काम हम खुद भी कर सकते थे अपने प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग का कोड लिखकर, पर हम ना करते हुए इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से करा रहे हैं, तो हमारा काम आसान हो रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट के ज़रिए अपने डाउट ज़रूर पूछें। और यदि आपको लगता है ये बहुत सिंपल हो गया है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने इस वीडियो को शेयर करिए अपने फेसबुक वॉल पे, ताकि आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है वो भी इन वीडियोस को देख सकें। एक तो ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दूसरा ये हिंदी में हैं, तो बहुत सारे लोगों के ये काम के हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे इस तरह के और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी मिले, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन वीडियो के ठीक नीचे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे दूसरे चैनल्स में क्या है वो भी आप देखें,
तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट के अंदर आपको C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो YouTube पे मैंने अपलोड किए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे ही वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कोई भी वीडियो का चार्ज आपको पे नहीं करना है। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल पुअर है और प्रोग्रामिंग स्किल को हमें डेवलप करना है, तो उनके लिए भी एक एक्सरसाइज इस वेबसाइट पर मैंने रखी हुई है। न केवल ये एक्सरसाइज रखी हुई है बल्कि हर एक प्रोग्राम का सॉल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तो आपको शायद बेहतर तरीके से वो एनालाइज करने का मौका मिलेगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो ये एक बड़ी यूज़फुल साइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करिए। इसके अलावा भी आपके कुछ सुझाव या शिकायत या जो भी आप कमेंट मेरे से कहना चाहते हैं, जो भी बात आप मेरे से कहना चाहते हैं, तो आप मेरे फ़ोन पे भी मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।